गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। इस समारोह के लिए उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि माननीय वैभव जी शेवाड़े, जो साहित्य प्रेमी भी हैं और एक प्रसिद्ध अभिनेता भी है। उनके साथ आए हुए हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि हमारे महाविद्यालय के पूर्व अध्यापक प्राध्यापक रमेश मोरगांवकर जी। इस समारोह के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. ढाकणे सर। मंच पर उपस्थित कनिष्ठ महाविद्यालय के पर्यवेक्षक प्राध्यापक शेखर ससाने सर, हमारे सह सहकारी प्राध्यापक डॉक्टर कानड़े सर, मेरे सामने उपस्थित मेरे अन्य सहकारी मित्र अध्यापक और मेरे सामने उपस्थित आप सभी विद्यार्थी बंधु और बहनों। पहले मैं इन अतिथियों का हमारे महाविद्यालय की ओर से और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत करता हूं। आप भी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस समारोह की शुरुआत एक स्वागत गीत और एक अभंग के साथ होने वाली है। मैं हमारे जो महाविद्यालय के अध्यापक हैं प्राध्यापक डॉक्टर अशोक डोळस, उनके दोनों चिरंजीव राजरत्न डोळस और सम्राट डोळस, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समारोह की शुरुआत आप स्वागत गीत और एक अभंग के साथ कीजिए। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना।
बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा कि आज 14 सितंबर है और आपने स्कूल में भी और आपने अपने विद्यालयों में भी ये कार्यक्रम का आयोजन होते हुए देखा होगा, अनुभव किया होगा। आपको पता है ये 14 सितंबर के दिन ही हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है? क्या है खास बात ऐसी? पता है किसी को? ये 14 सितंबर क्या खास होता है कि इसी दिन हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? शायद आप सभी को पता हो, फिर भी लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है कि आज ही भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो आज के दिन ही भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। तब से लेकर हम ये 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। आपको पता है कि यह हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 343 से 351 तक जो विभिन्न अनुच्छेद हैं, उन छेदों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे भारतीय संघ राज्य की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और अधिकृत तौर पर 1953 के बाद ये हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आपके मन में दूसरा प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि सर, भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हिंदी ही क्यों, या हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकृत क्यों किया गया? वैसे तो उसी अनुच्छेद में जो 343 से लेकर 351 तक है, उनमें ऐसी 22 भाषाओं का उल्लेख है जो भारत की आधिकारिक तौर पर एक राजभाषाओं के रूप में उनको स्वीकृति मिली थी, लेकिन भारतीय संघ राज्य की राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को मान्यता मिली थी। तो बाकी की भाषाओं को यहाँ पर क्यों मान्यता नहीं मिली, या हिंदी में ही ऐसी कौन सी खास बात थी कि संविधान के निर्माताओं ने उसका ही उल्लेख किया? तो इसके संदर्भ में थोड़ी सी गहराई में जाने की आवश्यकता है। आपको मैं बताऊं कि हिंदी ही यहाँ पर राजभाषा के रूप में स्वीकृत की, इसका एक कारण था कि हिंदी हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई भाषा थी। हिंदी का विकास कहा जाता है कि संस्कृत भाषा से हुआ। वैसे अन्य भारतीय भाषाओं का विकास भी संस्कृत भाषा से हुआ, लेकिन हिंदी का जो विकास है वह ईसा पूर्व 1000 शताब्दी के आसपास भारत में संस्कृत प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद प्राकृत हो, पाली हो, सौरसेनी हो, उसके माध्यम से आगे हिंदी का विकास हुआ और हिंदी एक उस परंपरा से जोड़ती है, संस्कृत की परंपरा को कायम रखती है, बरकरार रखती है। इसलिए हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। दूसरी एक बात, हमारा जो यहाँ पर प्रजातंत्र है वहाँ पर संख्या का महत्व अधिक होता है। हमारे जो चुनाव होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जिसको अधिक वोट मिलते हैं वो चुनकर आता है। उस हिसाब से अगर हम विचार करें तो भारत में लगभग 60% लोग हिंदी बोलते हैं और लगभग 80% लोगों के व्यवहार की भाषा हिंदी है। अगर आप दक्षिण में चले जाओगे तो वहाँ पर उनकी भाषाएं हैं, लेकिन जब वो व्यवहार करते हैं, जहाँ पर वो उनका कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, या जब उनका व्यवसाय आ जाता है, तब वो हिंदी का ही स्वीकार करते हैं। आप औरंगाबाद में जाइए, बीड़ में जाइए, या मराठवाड़ा के किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर किसी भी आप दुकान पर जाओगे तो दुकानदार आपको हिंदी में ही बात करेगा। तो ये व्यवहार की भाषा है, लगभग भारत के 80% लोगों के व्यवहार की भाषा है। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। दूसरी बात कि ये साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से या साहित्य की जो विरासत है, इस दृष्टि से हिंदी एक समृद्ध भाषा है। आप अन्य भाषाओं की तुलना में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिले हैं उनकी अगर हम अन्य भाषाओं से तुलना करें तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बावजूद जो रचा गया साहित्य है उसकी संख्या भी अधिक है। तो इस दृष्टि से भी हिंदी राजभाषा को उस पैमाने पर खरी उतरती है राजभाषा के। एक और बात है कि इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। आपको पता है अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी जो भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी
अंग्रेजी भाषा है, लेकिन उसकी लिपि जो है वो रोमन है। उसी प्रकार हमारी मराठी हो, हिंदी हो, ये जो भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आज विश्व में एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का स्वीकार हुआ है। मैं तो कहता हूं कि रोमन लिपि से भी आगे बढ़कर जो वैज्ञानिकता है वह देवनागरी लिपि में अधिक है। आप कहोगे कैसे? एक लिपि की विशेषता होती है, खासियत होती है कि जैसे बोला जाए वैसे लिखा जाए। एक वैज्ञानिक लिपि की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं, उसका उच्चारण होता है। लेकिन ये यहाँ पर देवनागरी लिपि में सच होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रोमन लिपि में इसमें थोड़ा सा गोलमाल है। कैसे? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि JUNE क्या कहते हैं हम? एक महीने का नाम है, क्या कहते हैं उसको? जून। JUNE जून। लेकिन PUNE पुन नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? पुणे कहते हैं। स्पेलिंग उसकी एक जैसी ही है, लेकिन उसका उच्चारण हम अलग अलग तरह से करते हैं। BUT बट है, लेकिन PUT पुट है। ये कैसे भाई? यहाँ पर भी यू है, वहाँ पर भी यू है, लेकिन बोलने में यहाँ पर हम थोड़ा सा नया व्यक्ति जो है वह द्वंद्व में फंस सकता है। एक मैं उदाहरण हमेशा बताता हूँ कि एक ऐसे ही कॉलेज था और एक नया बच्चा आ गया कॉलेज में, और उसको वैसे ही बताया था कि C फॉर CUP कप है ना, तो वहाँ पर भी एक बोर्ड लिखा था CHEMISTRY। तो उसने कहा केमिस्ट्री। लेकिन अगर नया व्यक्ति हो, नया बच्चा हो, तो उसको अनेक सारे बच्चे जब नए नए आते हैं तो वो कहते हैं सर केमिस्ट्री, क्योंकि ये उनका पता नहीं चलता। अब CHO को भी है और चो भी है, अब किसका हम स्वीकार करें? हाँ, एक CHO PA ऐसा नाम के एक अध्यापक थे, नाम होना चाहिए था अलग, लेकिन नया बच्चा आ गया, सर कोपड़ा सर, वो बोले मैं कोपड़ा नहीं हूँ, चोपड़ा हूँ। तो ये जो झमेला है वह बाकी की लिपियों में नहीं है, जो रोमन लिपि में हमें दिखाई देता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे जैसे मौन स्वर है जो सिर्फ रोमन लिपि में हमें दिखाई देते हैं। वैसे हमारे देवनागरी में कोई मौन वगैरह नहीं है। PSY CHO LOGY अपने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा। P से शुरुआत होती है, अनेक बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं सर फिजिकोलॉजी मेरा विषय है, तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये फिजिकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तो वो कहते हैं कि P से शुरुआत हुई है इसकी। तो ये भी सारा जो थोड़ा सा द्वंद्व है जो देवनागरी लिपि में हमें दिखाई नहीं देता। आधिकारिक तौर पर जो देवनागरी लिपि में जो रस्व है, व्यंजन है, उसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, आधा बना सकते हैं, उसको लगभग 7-8 तरह से क का की कू के काय को का कम का ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हम रोमन लिपि में उसको न जोड़ सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न उसको घुमा सकते हैं। ये विशेषता सिर्फ देवनागरी लिपि में है, और जो हिंदी की आधिकारिक लिपि है। ये भी एक खासियत थी, एक विशेषता थी कि हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। बहुत सारी बातें हैं कि आज आप वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं रही है। आज भारत के अतिरिक्त ऐसे 144 देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। भारत में जैसे 60% से अधिक लोगों की भाषा हिंदी है, उसी प्रकार विश्व में अनेक ऐसे देश हैं वहाँ पर 60% लोगों की भाषा, 60% से अधिक लोगों की भाषा हिंदी है। उसमें सूरी है, त्रिनिदाद है, या फिजी है, ऐसे अनेक देश है कि वहाँ पर अधिकांश लोगों की भाषाएं हिंदी है। ये हो गया उसकी जो व्याप्ति है उसको लेकर। साहित्य की दृष्टि से हम कितनी भी बात कर सकते हैं कि हिंदी का साहित्य कितना समृद्ध और विस्तृत है। बोरगांवकर सर से वह आपके इस विषय में थोड़ा सा विस्तृत बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक एक साहित्यकार पर, एक एक कृति पर
हम घंटों बोल सकते हैं, उस पर हम लिख सकते हैं, ऐसी खासियत साहित्य की दृष्टि से है। मैं अपना प्रास्ताविक ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, खींचना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि परसों मैंने एक प्रोग्राम देखा। दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और उन्होंने पिछले साल अपने हिंदी दिवस पर ही लोगों के सामने एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान में जो उन्होंने प्रश्न उठाया वह प्रश्न मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि स्कूल में, कॉलेज में अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं तो उसे पढ़ाने का एक खास मकसद होता है, खास उद्देश्य होता है। अगर आपको गणित पढ़ाया जा रहा है तो उसका मकसद है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, ये उसका उद्देश्य है, मकसद है। अगर आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है तो उसका भी एक खास उद्देश्य है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है तो उसका भी एक खास मकसद है कि आप वकील बनने जा रहे हैं। अन्य भी अन्य क्षेत्र है, डीएड हो, बीएड हो, उसे पढ़ाने का भी एक खास मकसद है। लेकिन हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? हिंदी पढ़ाकर आपको क्या बनना है, क्या बनाना चाहते हैं? ये प्रश्न विद्यार्थियों के सामने तो है, लेकिन अध्यापकों के सामने भी आज एक प्रखर रूप से सामने आ रहा है। आज जब हमें बच्चे मिलते हैं और बताते हैं, सर मुझे तो अमुक अमुक विषय लेना है और मुझे एमपीएससी करनी है, मुझे अमुक विषय लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तमुक विषय लेना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो हिंदी लेकर क्या बनना है? क्या हिंदी लेने के बाद आप साहित्यिक बन सकते हो? क्या हिंदी लेने के बाद आप आलोचक बन सकते हो? क्या हिंदी लेने के बाद आपका करियर बन सकता है? मराठी लेने के बाद ये हो सकता है? मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, मराठी, हिंदी, ये भाषाओं की बात कर रहा हूँ, जो इन भाषाओं के सामने एक संकट गहराता जा रहा है कि बच्चों की उदासीनता इसके प्रति दिखाई दे रही है कि बच्चे आज पूछ रहे हैं कि सर हिंदी लेने के बाद, मराठी लेने के बाद, अंग्रेजी लेने के बाद हम क्या करें, आगे क्या है? जैसे बाकी के विषय लेने के बाद हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अभियंता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। हिंदी लेने के बाद क्या बनेंगे? मराठी लेने के बाद क्या बनेंगे? अंग्रेजी का तो खैर अच्छा है थोड़ा सा कि वो ट्यूशन वगैरह लेकर चला सकते हैं, या वो भाषा सिखाकर, ये ज्ञान की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका काफ़ी महत्व है। तो इन भाषाओं से क्या, ये तो मराठी तो हमें पहले ही आती है, हिंदी तो हम हर दिन पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी पर सुनते हैं, तो इसका फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है? और ये प्रश्न जब उन्होंने उन शिक्षकों के सामने रखा और उनसे जवाब मांगा, तो मैं भी कल से सोच रहा हूँ कि आखिर ये पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे क्यों ले ये विषय? तब मैं सोचता हूँ, और भी एक उदाहरण मेरे सामने था कि एक बात है कि हमारे कबीर दास हैं, सूरदास है, तुलसीदास है, या मराठी के कोई संत परंपरा के व्यक्ति है, उनके अभंग लेकर, उनके गीत लेकर एक अंधा व्यक्ति भी रेल में गाकर 2 रुपये कमा सकता है। लेकिन हिंदी लेकर, मराठी लेकर यहाँ पर बीए होने के बाद, एमए होने के बाद बच्चे क्या करेंगे? क्या उनका कोई करियर बन सकता है? तो ये प्रश्न भी मेरे सामने था कि ये भाषाएं, ये साहित्य पढ़कर हम क्या करेंगे? तो उसका उत्तर मैं जब ढूंढने लगा, सोचने लगा, तो मेरे सामने ये बात उभर कर सामने आ गई। देख लीजिए, समाज जो है विशेषज्ञों से नहीं बनता, समाज ज्ञानियों से, शास्त्रज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे नहीं बनता। समाज बनता है आम आदमियों से। और ये भाषाएं, ये साहित्य समाज खड़ा करने का काम करती है, समाज खड़ा करने का काम करती है। आप डॉक्टर तो बनोगे, ये बाकी के विषय, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद आपको कैसे व्यवहार करना है, ये आपको साहित्य सिखाता है। एटम बम तो आप बनाओगे, लेकिन एटम बम बनाने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये इसकी जो नीति है, इसकी जो अच्छाई है, वह साहित्य आपको सिखाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे वो डॉक्टर बनाने के स्कूल निकले हो, इंजीनियर बनाने के स्कूल निकले हो, वकील बनाने के स्कूल निकले हो, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य बनाने का कोई स्कूल नहीं निकला। देखा है आपने कहीं पर कि यहाँ पर मनुष्य बनाया जाता है?
अमुक अमुक मनुष्य विद्यालय, ऐसा देखा है कभी? ये मनुष्य बनाता है साहित्य, ये मनुष्य बनाता है भाषा, मनुष्य बनाने का कार्य करती है। और इसलिए हमें क्या करना है? अन्य ज्ञान के साथ साथ इस साहित्य को अपने जीवन से जोड़ना है। नहीं तो कोरा ज्ञान, कोरा पैसा, सिर्फ पद और सिर्फ ज्ञान, ये आपके काम का नहीं है। अगर आपको जीने का तरीका मालूम नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमें जीने का तरीका ये साहित्य सिखाता है। शायद आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संतोष, जिसको हम समाधान कहते हैं ना, ये संतोष की आपूर्ति या संतोष के बारे में हमें साहित्य बताता है, हमारी फिलॉसफी बताती है। विज्ञान नहीं बताता। विज्ञान आपको गद्दी दे सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकता। विज्ञान आपको भौतिक सुविधाएं दे सकता है लेकिन उसका जो संतोष है वह नहीं दे सकता। आप खाना भी चाहो, आपके पास बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन उस खाने की जो भूख है वह जिस प्रकार अलग होती है, उस प्रकार हम जब जीवन जीते हैं तो उस जीवन के साथ साथ हमारा जो संतोष है, समाधान है, हमारे जीवन की जो सकारात्मकता है, जीवन जीने का जो तरीका है, ढंग है, वह होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं, अनेक बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर बनने के बाद वह कैसा इंस्पेक्टर बने, ये अगर आपको तय करना है तो हमें प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि सिर्फ पुलिस बनना, सिर्फ दरोगा बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। वह दरोगा किस प्रकार का होना चाहिए यह साहित्य बताता है। इतना ही नहीं, हमारे बिहार में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन बिहार की खास बात यह है कि वहाँ पर सारे सरपंचों के लिए वहाँ पर प्रेमचंद की एक पंच परमेश्वर नाम की कहानी कंपलसरी रखी हुई है कि उसका पाठ करें। सरपंच बनने के बाद हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, यह अगर हमें सीखना है तो उस सरपंच पद के साथ साथ वो पंच परमेश्वर की कहानी हमें याद होनी चाहिए। तब आप आपके पद का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ पद, सिर्फ पैसा, सिर्फ प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं है अगर उसके साथ साहित्य की जोड़ नहीं है तो। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारा समाज बनाना है, हमारा ये देश बनाना है, देश प्रेम किसी लैबोरेटरी में नहीं बनता। आप साइंस में देखते हो ना, H2SO4 ये बनाने के बाद अमुक अमुक एसिड तैयार हो जाता है। देश प्रेम ऐसा चीज़ें मिलाकर निर्माण नहीं किया जा सकता, वो मन में निर्माण होता है। आप कहोगे सर आज क्या बात है, इसी देश प्रेम के खातिर हमारे पूर्वजों ने अपनी जान हंसते हंसते हथेली पर रखी है, और आज जो हम दिन भुगत रहे हैं ना, ये जो ऐशो आराम भोग रहे हैं, उसका कारण उनका त्याग है। और ये भावनाएं किसी प्रयोगशाला में निर्माण नहीं होती, ये भावनाएं निर्माण होती है साहित्य के माध्यम से। और इसलिए ये साहित्य पढ़ना जरूरी है, भाषाएं पढ़ना जरूरी है, हमारा संवाद कायम रहना जरूरी है। बहुत बढ़ गया मेरा प्रास्ताविक, लेकिन एक प्रश्न था जो बार बार बच्चे पूछते थे, उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने प्रास्ताविक को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देता हूँ और हमारे समारोह का जो अगला पड़ाव है उसकी ओर हम मुड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे यहाँ पर जो तो प्रमुख अतिथि आए हैं उनका हमने स्वागत किया है, लेकिन इस अवसर पर हमने एक प्रतियोगिता ली थी, स्पर्धा ली थी, निबंध लेखन प्रतियोगिता। हमें अपेक्षा नहीं थी कि इतने बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे। मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रतियोगिता में लगभग 30 बच्चों ने हिस्सा ले लिया, प्रतिभागी हुए, और 30 बच्चों ने निबंध लेकर हमारे पास 2 दिन में प्रस्तुत किए। तो उसका भी यहाँ पर पारितोषिक वितरण होने वाला है। उसके पहले कुछ छात्र यहाँ पर अपना मंतव्य व्यक्त करना चाहते हैं। मैं उस प्रमुख समारोह से पहले मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ कि जो छात्र अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं वह व्यक्त करें। एक नाम तो मेरे पास आया है जो हमारी एमकॉम की छात्रा हैं,
वाणी महक, तो उसको मैं निवेदन करता हूँ कि वह अपना मंतव्य, थोड़े विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। वाणी महक। बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें दिया। हर साल तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण वो क्या है वो उन्होंने बताया। तो ज़्यादा तो समय नहीं लेने वाली मैं, और हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर, उनकी कुछ 4 पंक्तियाँ मैं यहाँ सुनाने वाली हूँ। तो आप अच्छे से सुनिए। यह गीत जो मैं गाने को हो आया, यह गीत जो मैं गाने को है आया, नहीं गीत वह मैं होतू गा पाया। आज तलक स्वर ही साधा है मैंने, आज तलक स्वर ही साधा है मैंने, केवल कुछ गा लेना ही पाया। धन्यवाद। बहुत खूब, धन्यवाद। तो मुझे एक दुष्यंत कुमार का शेर याद आ जाता है कि अब धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदल रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदल रहा है, अब तक सो रहा था अब आंखें मल रहा है। तो हिंदी का वातावरण भी यहाँ का थोड़ा सा बदल रहा है, इसका मुझे पूरी तरह से आनंद है। मैं इस समारोह के जो इस समारोह के अवसर पर जो ली गई प्रतियोगिता है, उसके जो पुरस्कार है उसको घोषित करने के लिए हमारे सहकारी अध्यापक प्राध्यापक शेख सर से निवेदन करता हूँ कि वो पुरस्कार घोषित करें और प्रमुख अतिथियों के हाथों से उनका वितरण भी करें। ज़िंदगी में हर वक्त इम्तिहान होता है, ज़िंदगी में हर वक्त इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आदरणीय मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, इनको प्रणाम करता हूं। और इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने हिंदी लेखन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसका संक्षेप में स्वरूप बतलाता हूँ कि ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में हमने पहला पुरस्कार जो है वो 1000 रुपये और प्रमाण पत्र, दूसरा पुरस्कार 700 रुपये और प्रमाण पत्र, तीसरा पुरस्कार 500 रुपये और प्रमाण पत्र, सीनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज दोनों के अलग अलग हमने पुरस्कार निकाले। तो ये जो निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, इसका परीक्षण जो है, इसका परीक्षण किया है विवेकानंद विद्यालय के हिंदी विषय अध्यापक संदीप अवार्ड सर ने इसका परीक्षण किया है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ ये जो प्रतियोगिता हुई है, इस प्रतियोगिता में मंच पर विराजमान सभी मान्यवरों को कहता हूं कि वो हमारे इन छात्रों का तो सम्मान करें, इनका तो हौसला बढ़ाए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी के एक कविता का अंश है तो याद आ रहा है, उस अंश को तो मैं पढ़ना चाहूँगा। और वह कविता आप सभी को पता होंगी। अंश पढ़ने के पश्चात है तो उस कविता का आपको पता चल जाएगा। उस कविता का अंश है तो इस प्रकार का है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो, कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अर्थात कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं, पुरस्कार्थी जो है उनका मैं फिर एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। और थोड़ा सा कष्ट करके इसको लिखने की कोशिश कर लीजिए, अगला पुरस्कार आपका ही होगा। और एक मैं घोषणा करना चाहता हूं कि ये तो निबंध लेखन प्रतियोगिता हो गई, लेकिन हिंदी विषय लेकर बीए होने वाले टीवाई के जो छात्र हैं उनके लिए मेरी तरफ से
इस साल से 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और वो पुरस्कार भी मेरी खुद की धनराशि से होंगे। आज भी मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। 1000 रुपये, 700 रुपये और 500 रुपये ये मेरे व्यक्तिगत होंगे, जिससे मेरा उद्देश्य है कि हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि और रुझान और बढ़ जाए। तो आपका जो वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होगा उसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। दूसरी एक बात, जिस बच्चे ने यहाँ पर बहुत अच्छा और सुंदर गीत पेश किया, वह राजरत्न और सम्राट, उन दोनों से मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि वह यहाँ पर मंच पर आए। उनका भी मैं यहाँ पर गुलाब पुष्प देकर सम्मान करना चाहता हूँ। देकर इन बच्चों का सम्मान कीजिए। आगे बढ़कर ये जोड़ी हमारे अजय अतुल जैसी महारत हासिल करे और अपना नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। तालियों के साथ उनका सम्मान करें। धन्यवाद सर। आज के जो प्रमुख अतिथि है, मराठी में एक कहावत है, आंधळा मागतो एक आणि देव देतो दोन। मैं एक अतिथि की खोज में था, आज हमें 2 अतिथि प्राप्त हुए हैं, और इसकी वजह भी हमारे जो पूर्वाध्यापक है वह प्राध्यापक रमेश मोरगांवकर सर हैं। उनसे मेरी कल ही बात हुई कि सर हमारे यहाँ पर ऐसा समारोह है, मैं अतिथियों की खोज में हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी खोजने की क्या ज़रूरत है। मेरे परिचय के एक सज्जन हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। उनसे तो मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन उन्होंने जब उनके बारे में मुझे बताया तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे यहाँ पर ही पाथर्डी में ही मौजूद थे, जिनका भाषा पर, हिंदी भाषा, साहित्य, इतना ही नहीं तो अभिनय के क्षेत्र के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता रहा है। जो हमारे मित्र और हमारे कॉलेज के ही पूर्व अध्यापक रहे हैं, और मैं जिनको अपना एक मार्गदर्शक मानता हूँ, ऐसे प्राध्यापक रमेश मोरगांवकर सर, जिससे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों से हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। प्राध्यापक रमेश मोरगांवकर सर। वैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाषा का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। मैंने भी कुछ मराठी, कुछ हिंदी ऐसी जोड़ दी है। सर के लिए पूरी तरह से अनुमति है, आप किसी भी भाषा में बात करें। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर जी.पी. ढाकणे साहेब, या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय वैभवजी शेवाळे, माझे मित्र हिंदी विभागाचे प्रमुख सन्माननीय डॉक्टर चौरे सर, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षक सन्माननीय ससाने सर, सन्माननीय आव्हाड सर, उपस्थित सर्व प्राध्यापक मित्र आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर तुमची माफी मागायला पाहिजे की आज हिंदी दिवस आहे आणि मी ते मराठीमधून बोलतो आहे। पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपलं हिंदी किती छान आहे म्हणून, आणि माझा आणि हिंदीचा तसा 10वीपर्यंतचाच संबंध, 10वीच्या नंतर हिंदीचे फार संबंध राहिला नाही। परंतु मला इथे एक गोष्ट नमूद करावी वाटते की 2002च्या नंतर जेव्हा चौरे सरांची आणि माझी मैत्री झाली, तेव्हा हिंदी साहित्याचा माझा अगदी जवळून संबंध आला। तसं इंग्रजीचं आणि आपलं पण किती नातं आहे ते आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। ब्रिटिशांनी भारतावरती 200 वर्ष राज्य केलं, तेव्हा त्याचा सूड म्हणून आपण इंग्रजीची एवढी मोडतोड करून ठेवतो, आजही करतो, की जर खरंच ब्रिटिश जर आपल्या समवेत आले आणि आपल्याशी इंग्रजीमध्ये बोलायला लागले तर ते बेशुद्ध पडतात, म्हणजे आपण अजून त्यांच्यावरती सूड घेतो। परंतु हिंदीचं तसं नाही, हिंदी आपली भाषा आहे। चौरे सरांच्या सानिध्यामध्ये आल्यानंतर काही थोडंफार हिंदी वाचलं, त्याच्यामध्ये हरिवंशराव बच्चन असतील, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, जो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे।
पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई. चौरे सरांनी जे मागाशी सांगितलं की आपल्याला साहित्याच्या जवळ का जायचं, साहित्य आपल्याला काय देतं. त्यांनी अनेक उदाहरण दिली की तुम्ही इंजिनियर झालेला आहात, तुम्ही शास्त्रज्ञ झालेला आहात, तुम्ही डॉक्टर झालेले आहात, परंतु जीवन जगण्याचं जे काही असतं ते सगळं आपल्याला साहित्य देत असतं. हरिवंशराय बच्चनच्या पहिल्या पत्नी गेल्यानंतर त्यांच्याकडून या कवितेचे लेखन झाले. कविता तशी खूप मोठी आहे, पण खूप थोड्या ओळी तुमच्यासमोर ठेवले की जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता, जो बीत गई सो बात गई. अजून आपण फुलपाखरांच्याच दिवसामध्ये आहोत. जोपर्यंत तुम्ही डिग्री घेणार नाही, ग्रॅज्युएशन जोपर्यंत तुमचं पूर्ण होणार नाही आणि स्वतःला या स्पर्धेच्या युगामध्ये झोकून देणार नाही, तोपर्यंत आपले फुलपाखरांचेच दिवस आहेत. मस्त रंगीबिरंगी दिवस आहे, खूप छान दिवस आहे. पण फुलपाखरांचं आयुष्य असं म्हणतात की 14 दिवसाचंच असतं. तसं आपलं एक ग्रॅज्युएशनच्या पर्यंतचं जे आयुष्य आहे हे फुलपाखरांचं आयुष्य आहे. मित्रांनो, या दिवसांमध्येच आपल्याला आयुष्यामध्ये जी काही मौज मजा करून घ्यायची आहे ती करून घेता येते. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आपल्या आयुष्याला दिशा देण्याचं काम पण हेच दिवस करतो. पण याच दिवसांमध्ये आपण आपल्या व्यक्तिमत्वाला विविध कंगोरे जोडून घेतले पाहिजे. जरी 10वीपर्यंत मला हिंदी होतं, परंतु 10वीनंतर सगळेजण आयुष्याच्या एका वेगळ्या उंबरठ्यावरती येतात. 11वीनंतरचं जे आयुष्य असतं आपलं साधारण 25पर्यंतचं, ते खूप तरल आयुष्य असतं. आपण एवढे तरल भावनांनी एकदम असे गच्च भरलेला असतो की या आयुष्यामध्ये आपण नेमकं काय करावं आणि काय करू नये हे आपल्याला सुचत नसतं. आणि या दिवसांमधलं जे आयुष्य ते पुन्हा नव्याने येत नाही. जसं वपू काळांनी एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे की जोपर्यंत जिभेवर आहे तोपर्यंत चव अन्नाला, ते जिभेतून एकदा खाली उतरले की त्याचा घास होतो. तसं आमच्या आयुष्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे अनुभव, आता प्राचार्य साहेबांच्या आयुष्यामध्ये, आमच्या आयुष्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे अनुभव येऊन गेलेले आहेत. कुठलाही नवीन अनुभव आम्हाला घ्यायचे नाही, पण तुम्हाला मात्र आयुष्याला सामोरं जायचं, नवीन अनुभव घ्यायचे. आणि मी जे तुम्हाला म्हणालो की याच दिवसांमध्ये आपल्या व्यक्तिमत्वाला वेगवेगळे कंगोरे आपल्याला जोडून घ्यायला पाहिजे. 10वीपर्यंत जरी हिंदी होतं, 10वीच्या नंतर जरी हिंदी नव्हतं, पण 10वीनंतर या आयुष्यामध्ये आल्यानंतर कळत्या दिवसांमध्ये हिंदीने आम्हाला खूप काही दिलं. तर ते कुठल्या माध्यमातून दिलं तुम्हाला सांगायला माहिती. आपलं बॉलिवूड, हिंदी चित्रपटसृष्टी. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसी ने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, कि अल्लाह के बंदे हंस दे, कल फिर आएगा. कैलाश खेर. बरोबर. आणि मी जे म्हणालो की 10वीनंतर मग हिंदी चित्रपटसृष्टी आम्हाला एकदम जवळची होती. आज तुमच्या दिवसांमध्ये आता ती मजा पण नाही राहिलेली चित्रपटांची, की चित्रपटांनी आमच्या पिढीला एवढं भरभरून दिलेलं आहे की खूप भरभरून दिलेलं आहे. त्यामुळे चित्रपट म्हणजे आमचा सगळ्यांचा त्या पिढीमध्ये जीव की प्राण असायचा. कधी एखादा नवीन सिनेमा रिलीज झाला की फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कधी जाऊ आणि कधी बघू असं आम्हाला होऊन जायचं. त्यामुळे हिंदीवरची नाळ मात्र तुटली नाही. पण याने काय दिलं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग आहे, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग आहे, की आयुष्यामध्ये पुढे जाण्याची प्रेरणा या सगळ्या गाण्यांनी दिली. लता मंगेशकर असतील, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या गायिका, केवढं मोठं नाव झालं, मान सन्मान मिळाला. किशोरीताई असतील, किशोरी आमोणकर शास्त्रीय संगीतामध्ये, की ज्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती गाजल्या. किंवा हरिवंशराय बच्चन असतील, मधुशाला चौरे सरांच्यामुळेच वाचलं मी, त्यांचं आत्मचरित्र चौरे सरांच्यामुळेच वाचलं मी. किंवा हे जे आपण त्यांच्या मुलाचं नाव ऐकतो की अमिताभ बच्चन, या सगळ्यांना, शाहरुख खान असेल, या सगळ्यांना सगळं साहित्य तोंडपाठ आहे. देवदास, मला वाटतं कोणाच आहे, शरदचंद्र चटर्जींचे देवदास. या देवदासनी अख्ख्या जगाला भुरळ घातली.
भारतामध्येच त्या देवदासचे 4-5 सिनेमा येऊन गेले. शेवटचा रिमेक शाहरुख खानचा आला, त्याच्या आधी दिलीप कुमारचा येऊन गेला, त्याच्या आधी KL सायगलांचा होता. म्हणजे साहित्य तुम्हाला जगायचं कसं हे शिकवतं. आयुष्यामध्ये लढाईचे क्षण खूप येत असतात. अशा वेळेस निराश न होता, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. मग मित्रांनो, आताच हे तुमचे दिवस आहेत आयुष्यामध्ये. या दिवसांमध्ये आपल्याला आपला अभ्यास तर करायचाच आहे, परंतु त्याचबरोबर आपल्या कॉलेजची महाविद्यालयाची लायब्ररी खूप सुंदर लायब्ररी आहे. खूप तिथं प्रचंड साहित्याचं भांडार आहे. आणि हिंदी, जसं चौरे सरांनी सांगितलं की 80% लोक भारतामध्ये हिंदी भाषिक आहेत. सर्वात जास्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषेमधून मिळालेले आहेत. मग अशा वेळेस हिंदीचं जे साहित्य आहे ते मराठीच्या तुलनेत खूप प्रचंड असं साहित्य आहे. आता मी रिटायर झाल्यानंतरही चौरे सरांकडे मुद्दाम येत असतो, त्यांना विचारत असतो, लायब्ररीत घेऊन जात असतो, शेख सरांना नेत असतो. आमचे गुलदगड सर पण आहेत की मला थोडंफार काहीतरी हिंदीतलं आणखी काहीतरी वेगवेगळं वाचायला. आत्तामध्ये सुरेंद्र शर्मांची एक कादंबरी मी सरांच्याकडून घेऊन गेलो होतो, तीही वाचली. आज हिंदी दिवस आहे, खरं तर हिंदीमध्ये बोलायला पाहिजे. माझं आता एवढं वय झालं तर मी अजून परफेक्ट हिंदीमध्ये बोलू शकत नाही आहे. ही खरं तर चांगली गोष्ट नाही आहे, पण मी इथून पुढे आता प्रयत्न करेल की जेव्हा शेख सरांशी बोलायचं आहे किंवा चौरे सरांशी बोलायचं आहे, आणि चौरे सरांना सांगतो की पुढच्या हिंदी दिवसाला मी इथे हिंदीमधूनच भाषण करेन, मराठीमधून अजिबात बोलणार नाही. मला या ठिकाणी ज्या आपण बोलवलं, माझा सन्मान केला आणि माझ्या मोडक्या तोडक्या मराठी भाषेमध्ये 5-7 मिनटं मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. तुमच्या सगळ्यांच्यासाठी फक्त 2 ओळी. देख कर उनकी तरफ झुक गई मेरी नज़र, देख कर उनकी तरफ झुक गई मेरी नज़र, ये सोच कर कि कहीं लग ना जाए उनको मेरी नज़र. धन्यवाद. बहुत खूब सर. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपने यहाँ पर निश्चय भी किया कि अगले हिंदी दिन के लिए वो हिंदी में बात करने वाले हैं. हमारे हिंदी दिन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया सर. एक भी आदमी अगर हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा है तो हमारा जो ये मकसद है ना इस समारोह का वो पूरा हो जाता है. तो सर जी ने ठान ली है कि अगले साल जब हिंदी दिन के लिए वो उपस्थित होंगे वो हिंदी में बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. एक बात मुझे याद आ गई, सर ने बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया. वो जब हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा पढ़ रहे थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र किया था. आज जो बहुत बड़े स्टार हैं, जिसको सदी के महानायक कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, और उन्हें वो किस्सा बताया था कि उनका जो नामकरण है वो एक हिंदी कवि ने किया था. और कल शाम का जो KBC था ना सर, कौन बनेगा करोड़पति, वो प्रोग्राम मैं देख रहा था और एक प्रश्न अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था, ये चिदम्बरा जो कृति है वो किसकी है, और उसके कवि जो थे वो सुमित्रानंदन पंत थे. तो उन्होंने वो अपनी याद ताज़ी कर ली और उन्होंने कहा कि मेरा जब जन्म हुआ तो सुमित्रानंदन पंत उनके घर आए हुए थे और अमिताभ जो नाम है वो उनका दिया हुआ है. एक कवि ने उनका नामकरण किया था अमिताभ, और उन्होंने वो बात दोहराई. मुझे फिर सर की याद आ गई कि उस आत्मकहानी में भी वो उस बात का जिक्र है. बच्चों, एक निबंध था गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है. उसमें एक बात बताई गई थी कि हम आदमियों में और पशुओं में क्या अंतर है. पशुओं के लिए जो सामान्य तौर पर जो आवश्यकताएं होती है वह आवश्यकता भी मनुष्यों की है, जैसे नींद हो, भूख हो, अन्य जो है. लेकिन इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त मनुष्यों में एक खास विशेषता है, एक खासियत है. उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एक भैंस है और बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, उसमें हरियाली है, घास है. वो क्या करेगी? घास खाएगी, या गुलाब के बहुत अच्छे फूल है उसको देखेगी, उसको सींग पर लगाएगी, क्या होगा? घास खाएगी.
वह इतने सुंदर फूल होने के बावजूद भी उसकी कभी इच्छा नहीं होगी कि एक फूल मेरे सींग पर लगना चाहिए। ये मनुष्यों में और पशुओं में अंतर है। हमने सिर्फ भूख पर ध्यान नहीं दिया, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो ध्यान है, वो भूख के साथ साथ हमारी सुंदरता या सौंदर्य है, जिसको हम मन कहते हैं, उसकी ओर गया। और उस निबंध में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि मनुष्य पहले भी पशुओं के जैसे 4 पैरों पर जैसे बंदर चलते हैं ना, वैसे चलता था। जब तक वो 4 पैरों पर चलता रहा, पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ तो परिणाम ये हुआ, तब 4 पैरों पर चलते हुए उसका जो पेट है और उसका जो हृदय है वह समानांतर था। पेट और हृदय एक समान ऊंचाई पर था, लेकिन जब उठकर खड़ा हुआ तो उसके हृदय ने पेट पर विजय प्राप्त कर ली। और आप देख लीजिए, हमारा हृदय ऊपर है, पेट नीचे है। इसलिए हम पेट से ज़्यादा अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं। हमने सिर्फ पशु, पहले ज़माने में पशु, ये हमारा मनुष्य शिकारी था, उसने पशुओं को मारा, लेकिन पशुओं को मारकर वो सिर्फ खाया नहीं, उसने खाने के साथ साथ उसके चमड़ी से ढोल बनाया, उसके सींग से तुरई बनाई। यह अन्य किसी पशु ने नहीं किया। तो हम में और पशुओं में ये अंतर है। इसलिए एक संस्कृत में सुभाषित है, उसका अर्थ सिर्फ मैं बताता हूँ कि जिस मनुष्य को कला से प्रेम नहीं होगा, कलाओं में सब कुछ आ जाता है, 64 कलाएं हैं, तो वह मनुष्य कुछ विहीन पशु है। सिर्फ उसको क्या नहीं है, पूछ नहीं है, वो पशु ही है, ऐसा जिक्र उन्होंने किया था। खैर जान लीजिए, बहुत सारे हम गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। हमारे जो दूसरे प्रमुख अतिथि है, उनके संदर्भ में जितना कहा जाए उतना कम है कि उनका किस क्षेत्र से लगाव नहीं रहा। कल जब मोरगांवकर सर बात कर रहे थे तो हिंदी की उत्पत्ति से लेकर हिंदी की जो अन्य सहयोगी भाषाएं हैं उसके साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिस पर मोरगांवकर सर ने अत्यंत विस्तृत बात की, उसके साथ नाटक के साथ, साहित्य के साथ, उपन्यास के साथ, इतना ही नहीं तो ऐसी सूक्ष्म बातों से उनका रिश्ता है या उनके जानकार हैं। अभी अभी जिस कविता का जिक्र किया था शेख सर ने, तो पहले ये भी उनका दोष नहीं है सर कि वो कविता लगभग 80% लोग आज भी उस कविता को हरिवंश राय की ही कविता मानते हैं। और बहुत सारे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उस पर उनके नाम से ही वो प्रसिद्ध हो रही थी, तो हमने भी उसको उसका ही मान लिया। लेकिन जब गहराई में जाकर एक बार हमने चर्चा की तो पता चला कि ये उनकी कविता नहीं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि ऐसी छोटी छोटी बातों से आप संबंध रखते हो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप जैसे प्रमुख अतिथि हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आपको सादर यहाँ पर मंच पर निमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। माननीय वैभव जी सेवाड़े सर। उपस्थित प्रधानाचार्य श्री ढाकने सर, यहाँ पढ़ाने वाले सारे अध्यापक और विद्यार्थी मित्रों, एक तो यहाँ मुझे अतिथि कहने का मुझे बड़ा अंदर से ऐसा बैड फीलिंग आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ का विद्यार्थी हूँ। मैं वहाँ बैठता था, यहाँ जो जो प्रोग्राम होते थे मैं वहाँ से देखता था। ये मेरा कॉलेज है, तो यहाँ एक गर्व की बात भी ऐसी महसूस होती है कि जिस कॉलेज में हम पढ़े, लगभग 25-30 साल पहले की बात है ये, लेकिन जिस कॉलेज में हम पढ़े वही अगर प्रमुख अतिथि बन के आपको जाना पड़े या कोई आपको विचार प्रकट करना पड़े तो बहुत ही गर्व की बात ये मुझे महसूस हो रही है। पहले तो मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस योग्य समझा कि मैं कुछ यहाँ आप विद्यार्थियों से कुछ बातें साझा कर सकता हूँ, कुछ आपको बता सकता हूँ, कुछ इनकी भी सुन सकता हूँ। और काफ़ी अच्छी बातें मुझे यहाँ सुनने में आई, कुछ नई नई चीज़ें यहाँ मुझे सीखने मिली। जो भी अभी चौरे सर जी ने जो यहाँ कहा
उनसे बहुत ही बातें हमने सीखी। हमारे वक्त शायद उस वक्त हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता था, जो मैं 92, 93 या 92, 93, 95, 99 तक की बात कर रहा हूँ। तो आज बहुत ही खुशी हुई और खुशी महसूस हुई कि साहित्य के ज्ञान के लिए भी हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। और साहित्य किस चीज़ के लिए चाहिए, अच्छा आदमी बनने के लिए चाहिए, यही अभी सर ने बताया। तो मुझे बहुत ही, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मुझे भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपके बीच मेरे विचार साझा करने के लिए आया हूँ। और ये मेरे सौभाग्य है कि मैं मेरे कॉलेज में मेरे विचार साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु पर माना जाता है। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदी और हिंद हो गया। ईरानी धीरे धीरे भारत के अलग अलग प्रांतों से परिचित होने लगे और हिंद शब्द पूरे भारतवाचक हो गया। प्रोफेसर महावीर सरल जैन ने अपनी हिंदी एवं उर्दू का अद्वैत इस शीर्षक के आलेख में हिंदी उत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवस्था में स की ध्वनि नहीं होती, स नहीं होता उनमें, उनके स की जगह ह होता है। इसीलिए सिंध से हिंद हो गया और हिंद की बोली हिंदी हो गई। ऐसा मानना है कि इसी तरह हिंदी को हिंदी नाम पड़ा, जो सिंध की जो भूमि थी, सिंधु नदी के आसपास की। हमारे देश में साल भर अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस आदि। इस तरह आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया था, जैसे कि सवरे सर ने अभी उनकी प्रस्तावना में कहा था। हिंदी भाषा देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और विश्व में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमें अपने आधिकारिक भाषा हिंदी के माध्यम से ही संस्कृति का ज्ञात होता है। हिंदी दुनिया की बहुत प्राचीन, लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी बोलने या कम से कम समझने में परेशानी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। मेरा यह भी मानना है कि हिंदी भारत जैसे महाकाय और बहुत सी बोली जाने वाली भाषाओं में एक रखने का काम हिंदी करती है। मतलब एकजुट रखने का काम हिंदी भाषा का है, जो भारत में लगभग मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 और जो बोली भाषाएं कहते हैं हम उसे, वो बोली जाती है। और इसमें उनको सबको एक संग रखने का काम ये हिंदी भाषा कर सकती है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और ये संस्कृत की वंशज ही मानी जाती है, जैसे सर ने बताया, क्योंकि इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द आते हैं। हिंदी इंडो आर्यन भाषाओं की शाखा से संबंधित है। हालांकि पिछली कई शताब्दियों में हिंदी के भाषा में काफ़ी बदलाव आए और ये अभी जो वर्तमान भाषा है ये हिंदी की विकसित भाषा के स्वरूप में मानी जाती है। हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप थे। 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुझाव दिया था और इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। 1947 की स्वतंत्रता पाने के बाद हिंदी का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, किसी विदेशी भाषा से कोई देश महान नहीं बन सकता। अगर देश की उन्नति करनी है तो उसे अपनी ही भाषा से देश की उन्नति कर सकते हैं। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से ही विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है। संसार के सभी देशों ने अपनी भाषा से ही अनेकों अनेक आविष्कार और जो जनमानस की उपयुक्तता के आविष्कार है वो किए हुए हैं। इसी हिंदी भाषा में कई साहित्यिक रचना भी की गई है। रामचरितमानस हिंदी की सबसे बड़ी साहित्यिक कृतियों में से एक है।
16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने इस साहित्य की रचना की जिसमें राम की कहानी को दर्शाया गया है। वो बहुत ही सरल और बहुत ही मनमोहक हिंदी भाषा का प्रयोग उस रामचरितमानस में किया हुआ है। हिंदी में कुछ अन्य कृतियाँ भी है जिसमें प्रेमचंद लिखित निर्मला गोदान, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मधुशाला, देवकीनंदन खत्री लिखित चंद्रकांता, सोहनलाल द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भी बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। ये परंपरा बहुत ही लंबी है। इन्होंने अपने साहित्य से हिंदी भाषा और हमारा जीवन भी समृद्ध किया है। मेरा ये विचार है कि जब तक आप लोग कोई भी साहित्य हो, मराठी हो, हिंदी हो, जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर उनका अनुभव लीजिए। आज के ज़माने में जो मोबाइल पे हम देखते हैं फिल्में वगैरह, उसके ज़्यादा जो मन की जो अपन जो जिसको कहते हैं कि जो मन की समृद्धि के लिए आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी उपन्यास हो, कोई भी तुम्हारा चीज़ हो पढ़ने वाली, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छा आप महसूस करोगे और आपके लगाव हो जाएगा। बोलना कैसा, चलना कैसा, सीखना कैसा, ये सब चीज़ें आप इसी उपन्यासों पर आधारित सीख सकते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां हैं। आप जिसे उपभाषाएं भी कह सकते हैं। इनमें कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना भी की हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रज भाषा और अवधी प्रमुख है। इसमें कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, मालवी और मगधी ये बोलियां भी प्रचलित है जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। भिन्न भिन्न भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जा सकता है। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जानी और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। यह राजभाषा है तथा सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी कहलाती है। इसका एक कारण मैं मानता हूँ कि अभी जो सर ने जिक्र किया कि मनोरंजन में बनने वाली फिल्में ज़्यादातर हिंदी भाषा में ही बनती है। इन फिल्मों के जरिए ही आप हिंदी भाषा जहाँ प्रचलित नहीं थी वहाँ हिंदी भाषाओं का प्रचार और प्रसार इन फिल्मों के माध्यम से हुआ है। एक तरह से वो फिल्मी बहुत ही हिंदी फिल्में जहाँ दूर दराज जहाँ हिंदी भाषा पहले नहीं जानते थे, किसी भी जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वहाँ हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार इन बॉलीवुड फिल्मों से हुआ है। वहाँ प्रचार और प्रसार हुआ है। कितने आदमी थे जिनके घर शीशे के होते हो, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। मेरे पास माँ है। ऐसे डायलॉग, ऐसे संवादों से और जन्म से लेके मृत्यु तक हर घड़ी या हर मौके पर गीत बनाने वाले गीतकारों ने हिंदी को घर घर में पहुंचाया है। ये कहना गलत नहीं होगा। आज ये सत्य है कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी भाषा सीखने में या समझने में संकोच करें। अगर हम ऐसा करें तो यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले कई वर्षों में क्रांति लाई हुई है। आज कोई भाषा कंप्यूटर से दूर रहकर लोगों से जुड़ नहीं सकती। कंप्यूटर के विकास के आरंभ काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं को कंप्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण सामान्य लोगों में यह गलत धारणा फैली गई कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के सिवा किसी दूसरी भाषा में या लिपि में काम नहीं कर सकता। किंतु 2009 के बाद यूनिकोड आया। इसके पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। आज हिंदी की इंटरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिंदी को प्राथमिक भारतीय भाषा में पहचान देने लगे हैं। आज का युग आधुनिक युग बन गया है और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाए जा सके कि हिंदी भाषा का ज़्यादातर उपयोग करें। आज के दिन कई सेमिनार, कई हिंदी दिवस समारोह आदि कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। मेरे विचार में हिंदी दिवस के दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों में अलग अलग प्रतियोगिता
जैसे कि हालांकि अभी चौरे सर की जो अगुवाई में यहाँ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई कॉलेज में और उनके पुरस्कार भी दिए गए। ऐसे हिंदी भाषा की जो उपलब्धि है उससे बढ़ावा मिलने को बहुत मदद मिल सकती है। तो ऐसे स्कूलों, कॉलेज और ऑफिसों में अलग अलग प्रतियोगिता जैसे कविता लेखन, पटकथा लेखन, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जा सकता है। इस महामारी के माहौल में भी ऑनलाइन भी कई प्रतियोगिता ली जा सकती है जो भाषा के बारे में हो, ताकि अन्य लोगों के साथ युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा से जुड़ सके। आज के आधुनिक समय में पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। इससे हिंदी भाषा का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन हिंदी दिवस जो आज मनाया जा रहा है लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति याद दिलाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप मेरे विचार आपने अच्छी तरह से सुने, इस बारे में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कॉलेज का भी धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपके मंतव्य में अनेक विषयों को छुआ है। हिंदी की उत्पत्ति से लेकर हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं उन बोलियों का जिक्र करते हुए फिल्मों का, टीवी का हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए योगदान, उसका भी आपने यहाँ पर जिक्र किया है। सर, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ कि जितना किताबों ने या समारोहों के माध्यम से जितना हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उतना प्रसार टीवी और फिल्मों के माध्यम से हुआ। आज हमारे ग्रामीण समुदाय में घर बैठते लोग जो है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी टीवी की हिंदी समझ जाते हैं, फिल्मों की हिंदी समझते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्रों इन क्या कहेंगे वो जो फिल्में हैं या प्रसार माध्यम, इनका वो योगदान है। मेरा ऐसा भी मानना है कि सर, आपने जिसका जिक्र किया कि हिंदी अगर बढ़नी है, उसका प्रचार प्रसार होना है, तो हिंदी सुगमता की ओर जानी चाहिए, या मराठी भी हो, उसका अगर सामान्य लोगों के साथ रिश्ता कायम करना है तो वह भाषा आसान होनी चाहिए। आपने जिस डायलॉग का उल्लेख किया, शोले का वो डायलॉग था, अरे वो सांबा, या फिर वो कालियाँ कितने आदमी थे, तो हमारा उत्तर झट से तैयार हो जाता है। इतने वो हमारे परिचित हो गए। क्यों? क्योंकि वो आसान थे, हमारे दिल तक पहुंचते थे। इसका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि एक बार मैं नगर में गया था। हमारा जो AQAC क्या नाम है, CQAV ऐसा कुछ तो भी नाम है, मिलिट्री का एरिया है जहाँ पर वाहनों का परीक्षण होता है, और उनके सामने मेरा एक व्याख्यान रखा हुआ था। हाँ, बिहार। तो ऐसा ही हॉल भरा हुआ था, सारे सैनिक वहाँ पर मौजूद थे, जो कार्यालयीन कर्मचारी हैं वो भी मौजूद थे। मेरा व्याख्यान तो अच्छा रहा, मैंने रहीम पर बात की, लेकिन ये व्याख्यान समाप्त होने के बाद अनेक लोग जो है मुझसे मिलने के लिए आ गए, और उन्होंने कुछ GR मुझे दिखाया कि सर ये GR हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये हमें थोड़ा समझा कर दीजिए। मैं आपको सत्य बताता हूँ कि उस GR की जो भाषा है वो मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी, और मुझे लगा कि मुझे अंग्रेजी की डिक्शनरी देखनी चाहिए। ये अगर ऐसे हमारी भाषा होगी, इतनी कठिन होगी, तो हमारे सामान्य व्यक्ति या सामान्य जनता उसके साथ पैठ नहीं जुड़ पाएगी, उसके साथ संबंध जुड़ नहीं पाएगा। हमारे कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है, हमारे गवर्नमेंट का कोई GR आ जाता है, और उसको समझने के लिए हम फिर अंग्रेजी डिक्शनरी ढूंढते हैं। अगर ऐसी भाषा की स्थिति होगी तो इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसलिए भाषाओं को आसान बनना चाहिए, सुगम बनना चाहिए, जिसकी बात सेवाड़ सर ने की। सर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे बहुत आनंद हुआ कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि इस महाविद्यालय के आप विद्यार्थी हो। हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी कि हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी इतने बड़े हो चुके हैं कि वो आज प्रमुख अतिथि के रूप में हम उनको निमंत्रित कर रहे हैं। ये किसी माँ बाप को जब उसके बेटे किसी क्षेत्र में ऊंचा दर्जा हासिल कर लेते हैं, तो जितने माँ बाप और गुरु खुश हो जाते हैं, उतने ही खुश आज हम हैं
कि आज हमें गौरव महसूस हो रहा है कि आपको हम यहाँ पर निमंत्रित कर सकें और आपके विचारों से लाभान्वित हो सके। फिर एक बार आपका मैं यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इस समारोह के जो अध्यक्ष है हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. ढाकणे सर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय मंतव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, मी मराठीत बोलणार आहे. कारण असं सँडविच असं झालं, माझा शिकवण्याचा विषय भाषा इंग्रजी, मातृभाषा मराठी आणि कार्यक्रम हिंदी, त्यामुळे मराठीत बोलणार आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी आलेले प्रमुख पाहुणे वैभवजी शेवाळे आणि प्राध्यापक रमेशजी मोरगावकर. सरांनी आताच सांगितलं की दोघंही आपल्या महाविद्यालयाचे माझे विद्यार्थी आहेत. जी निबंध स्पर्धा घेतली या हिंदी दिवसच्या निमित्ताने, त्याचं परीक्षण करणारे आपल्या विवेकानंद विद्या मंदिरचे संदीपजी आव्हाड सर, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे सुपरवायझर ससाने सर, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर चौरे सर, कनिष्ठ महाविद्यालयातील त्यांचे सहकारी शेख सर, सर्व उपस्थित प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी 2-3 गोष्टीचा उल्लेख केला गेला. चौरे सरांनी त्यांच्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितलं की भाषा का शिकायची, साहित्य का शिकायचं, तर साहित्य माणूस घडवतं. चांगला माणूस तयार करण्याची कुठेही कार्यशाळा किंवा कॉलेज नाही आहे. ते जर तयार व्हायचं असेल, चांगला माणूस तयार व्हायचा असेल, चांगला समाज तयार व्हायचा असेल, तर आपण साहित्य वाचलं पाहिजे. वेगवेगळ्या भाषातल्या कथा, कादंबऱ्या, कविता वाचल्या पाहिजेत. मोरगावकर सरांनी थोडीशी प्रेरणा दिली तुम्हाला, काय करायला पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे. आणि या तिघांच्याही भाषणामधून वेगवेगळ्या लेखकांची, पुस्तकांची नावं आली. हरिवंशराव बच्चनचं नाव आलं की जे हिंदीमधील अतिशय उच्च प्रतीचे आणि मोठे साहित्यकार आहेत. होते म्हणत नाही मी त्यांना, आहेत. प्रेमचंद आहेत. अगदी हिंदी सिनेमासृष्टीचा देखील उल्लेख केला गेला. देवदाससारखा पिक्चर 7-8 भाषांमध्ये येऊन जातोय. शोलेसारखा सिनेमा 40 वर्षापूर्वी झाला, अजूनही कितने आदमी थे किंवा अरे वो सांबा, असे जे डायलॉग आहेत ते डायलॉग आपल्याला तोंडपाठ आहेत आणि ते त्या भाषेतून अधिक प्रभावी वाटतात. कल्पना करा बरं, गब्बर सिंग जर मराठीत म्हटला असता, कितने आदमी आहेत, कितने आदमी थे, तर ते कसं वाटलं असतं. किंवा धर्मेंद्र, अनेक पिक्चरमध्ये त्यांचा एक डायलॉग असायचा, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा. हे मराठीत करून पहा मनातल्या मनात आणि कसं वाटतंय पहा. काही विशिष्ट भाषामध्ये एक ताकद असते पहा, आणि ती ताकद हिंदीमध्ये नक्की आहे. उर्दूचा, पर्शियनचा त्याच्यावर प्रचंड असा प्रभाव आहे. आणि मजरू सुलतानपुरीसारखे, जावेद अख्तरसारखे प्रचंड मोठे की ज्यांनी हजारो गीतं लिहिली, हजारो गाणे लिहिले, असे काही गीतकार आहेत ज्यांच्यामुळं हिंदी अतिशय वैभवास आलेली आहे. आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये सक्सेस व्हायचं असेल, यशस्वी व्हायचं असेल, तर ज्या भाषेमध्ये आपल्याला आवडेल त्या भाषेतलं वाङ्मय वाचायचं. अर्थात आपण सायन्सचे विद्यार्थी असलो तर आपले हे पुस्तक वाचत असतानाच इतर काही साहित्य देखील वाचायचं. त्यातून आपला व्यक्तिमत्व विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपला व्यक्तिमत्व विकास हा आपल्या बोलण्यातून समोरच्या माणसावर प्रभाव टाकत असतो.
आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्याला भाषा अस्खलित, योग्य आणि स्पष्ट उच्चारासह बोलता आली पाहिजे. त्यासाठी आपलं वाचन भरपूर पाहिजे, आपण ऐकलं पाहिजे, जाणीवपूर्वक ऐकलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेस आपण कानावर शब्द पडतात म्हणून ऐकतो आणि दुसऱ्या कानाने सोडून देतो. मराठीमध्ये एक अशी म्हण आहे, नळे फुंकिले. वैभवजी तुमच्यासाठी नाही, तुमचा सोन्याचा व्यवहार. नळे फुंकिले सोनाने, इकडून तिकडे गेले वारे. बऱ्याच वेळेस आपण ऐकत असतो, पण काय ऐकलं हेच लक्षात राहत नाही, काळजीपूर्वक ऐकत नाही. किंबहुना शब्दफेक जी आहे त्या विषयातल्या शिक्षकांची. आता मी किती आवारला तरी चौरे सरांसारखी हिंदी बोलू शकणार नाही, किंवा एखाद्या मराठीच्या प्राध्यापकासारखी मराठी बोलू शकणार नाही. तर ते आपण काळजीपूर्वक ऐकलं पाहिजे. ते ज्ञान असतं आणि ते त्या भाषेतून आपल्याला अधिक चांगलं प्रभावीपणे कळत असतं. म्हणून विद्यार्थ्यांनी वाचन वाढवावं आणि आपली जी स्वप्न आहेत, आपल्या पालकांची जी स्वप्न आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक पाऊल हे जाणीवपूर्वक टाकावं. मोघम आला गेला मेंढ्याच्या कळपासारखा असं न करता मी आज काय शिकलो याचं 1 मिनिट तरी मनन आणि चिंतन केलं पाहिजे. आज इतके पिरियड झाले, त्यात काय शिकवलं, कोणता मुद्दा मला आवडला नाही किंवा समजला नाही, याच्यावर 1 मिनिट जरी चिंतन केलं तरी तुम्ही आयुष्यामध्ये नक्की यशस्वी व्हाल अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो. या प्रसंगी हा जो कार्यक्रम घडून आणला संयोजक म्हणून चौरे सर आणि शेख सर, खरोखर यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. आजचे दोन्ही पाहुणे, आता यांना पाहुणेच म्हणायचं नाही, आपलेच आहेत ते. दोन्ही विद्यार्थी मोरगावकर सर जरी इथून रिटायर होऊन गेलेले असले तरी ते स्वतःला अजूनही बाबूजी आव्हाड कॉलेजचे विद्यार्थी समजतात. अजूनही नियमितपणे लायब्ररीमध्ये येतात, वेगवेगळी पुस्तकं घेऊन जातात, वाचतात. आणि आपले दुसरे पाहुणे संदीप आव्हाड सर, मी तुम्हा तिघांचंही महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हमारे जो परीक्षक हैं संदीप आवाड़ सर, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना मंतव्य संक्षिप्त में प्रस्तुत करें. मंच पर आसीन विद्यालय के प्रधानाचार्य, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जीपी ढाकने सर, आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि वैभवजी शेवाड़े सर, मुरगावकर सर, महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख चौरे सर, जूनियर कॉलेज के पर्यवेक्षक ससाने सर, शेख सर और सभी अध्यापक भाई बहनों और छात्रों, आप सभी को आज इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. अध्यक्ष जी के भाषण के बाद बोलना तो उचित नहीं है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ. हिंदी भाषा का महत्व इनके मुँह से आप सभी ने सुना. मैं आपसे 2 ही बातें कहने वाला हूँ. छात्रों से ज़्यादातर कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार अगर आपको करना है तो आज जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक जो प्रसार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास करें ताकि हिंदी का प्रचार और प्रसार जल्दी से जल्दी और दूर तक हो जाए. हिंदी के एक महान साहित्यिक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी. उन्होंने अपने दोहों में कहा था कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल. निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल. बिन निज भाषा ज्ञान बिन निज भाषा उन्नति के जो हृदय को जो पीड़ा होती है, इसलिए निज भाषा की उन्नति हमें सदैव करनी चाहिए. उन्होंने यह बात भी कही थी कि
विविध शिक्षा ज्ञान के अनेक प्रकार। दुनिया भर में अनेकों प्रकार का ज्ञान है, तो आप सभी प्रकार का ज्ञान लीजिए, लेकिन जो हमारी निज भाषा है, मातृभाषा है, उसी में ही हमारे देश में उसका प्रचार और प्रसार कीजिए। मेरे एक मित्र हैं सांगली जिले के, उन्होंने ये छोटी सी रचना, एक कविता लिखी हुई है, जाते जाते आपके सामने मैं वो पेश करना चाहता हूँ। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। हिंदी भाषा में ही ले ली मैंने शिक्षा, प्रचार प्रसार करने की ले ली दीक्षा मैंने। राष्ट्रभक्ति की ये जोत मन में मैंने जलाई है। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। जब तक जान में जान है, हिंदी भाषा पढ़ाऊंगा, छात्र छात्राओं को मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा। हिंदी हृदय की भाषा है, सारे जग को भाई है। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। मैं रहूं या न रहूं आपके इस महफिल में, मैं तो हमेशा रहूंगा हिंदी भाषा के दिल में। ये जिंदगी भी है क्या एक विदाई है। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। पढ़ लेना फुर्सत में मेरे ये शब्द हिंदी के शब्द, सोच में पड़ जाओगे तुम हो जाओगे स्तब्ध। काव्य रचना देवनागरी क्या ये रंग लाई है। ये इज्जत ये शोहरत जो मैंने पाई है, राष्ट्रभाषा हिंदी की रोटी मैंने खाई है। मुझे निबंध लेखन निबंध प्रतियोगिता का परीक्षण करने का मौका आपने दिया। आवेदकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यह वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सब यहाँ पर उपस्थित रहें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे प्रमुख अतिथि हों, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. ढाकणे सर हो, कनिष्ठ महाविद्यालय के पर्यवेक्षक, मेरे सहयोगी अध्यापक, आप सभी का यहाँ पर संक्षिप्त में धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और औपचारिक तौर पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मेरे सहयोगी प्राध्यापक मोहम्मद सलीम शेख को निमंत्रित करता हूँ कि वह संक्षेप में अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय मंच पर विराजमान आज के समारोह के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जी.पी. ढाकणे साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने अपना अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त किया, इसलिए सभी की ओर से मैं प्रधानाचार्य को धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस समारोह के लिए प्रमुख अतिथि तथा अपने परिवार के सदस्य वैभव जी शेवाड़े, इन्होंने भी अपना मंतव्य व्यक्त किया, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे हमारे परिवार के सदस्य पूर्व अध्यापक मेरे सहयोगी मार्गदर्शक मुरगांवकर सर, इन्होंने भी हिंदी और मराठी दोनों में अपना मंतव्य व्यक्त किया, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर बबन चौरे, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। कनिष्ठ महाविद्यालय के सुपरवाइजर ससानी सर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के निबंध प्रतियोगिता के परीक्षक संदीप अवार्ड सर, इन्होंने निबंध का परीक्षण किया और निष्पक्ष रूप से नंबर निकाले, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उपस्थित सभी वरिष्ठ महाविद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, कनिष्ठ महाविद्यालय के मेरे सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी को धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष की अनुमति से आज का यह समारोह समाप्त हुआ। धन्यवाद।